हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू में हमने अभी तक एनिमल टिश्यू, अभी तक आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा है। हम एनिमल टिश्यू की बात करें। चैप्टर थोड़ा लेंथी है क्योंकि दोनों टाइप के जो टिश्यू हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो प्लांट टिश्यू आप पढ़ चुके हैं, आपने समझा प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यू के टाइप, प्लांट टिश्यू की लोकेशन और उनके फंक्शंस को आपने जाना। हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू में आपने कुछ टिश्यू पढ़ लिए हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लिया है। हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने फ्लूइड यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में जाना। स्केलेटल आपने पढ़ लिया, जिसमें बोन और कार्टिलेज के बारे में आपने जाना। हम बात कर रहे थे यहाँ पर एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे आज। कुछ आपने एरियोलर का इंट्रोडक्शन आपने जान लिया है, एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, यानी कि एरियोलर टिश्यू किन किन चीजों से मिलकर के बने हैं। आपने कहा कुछ सेल्स हमारे पास आते हैं और कुछ फाइबर्स हमारे पास आते हैं। इसी के साथ आपने कहा कि जिन सेल से मिल करके आपका एरियोलर टिश्यू बना है उन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, और जिन फाइबर से मिल करके आपका एरियोलर टिश्यू बना है उनके फंक्शन क्या होते हैं, इसकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास एडिपोज टिश्यू आएगा और इसी के साथ आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एरियोलर टिश्यू से। अभी तक हमने एरियोलर टिश्यू के बारे में क्या क्या चीजें समझी हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। चलिए, एरियोलर टिश्यू को हमने क्या अभी तक पढ़ा है। आपने कहा है एरियोलर, द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज present throughout the human body. It provides support and helps to protect organs, muscles, and many other tissues. It also helps to bind the skin together, provides a protective framework that keeps the major structure in place and offers support. क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर एरियोलर टिश्यू के बारे में। हमें क्या, एरियोलर संयोजी ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो पूरे मानव शरीर में मौजूद होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि एरियोलर टिश्यू एक्चुअली में क्या कर रहा है, बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है और बोन और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यह सहायता प्रदान करता है अंगों, मांसपेशियों और कई अन्य ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। यह त्वचा को एक साथ बांधने में भी मदद करता है। एक सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करता है जो प्रमुख संरचनाओं को यथास्थान रखता है और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास आया था कंपोजिशन। हम मेनली बात कर रहे थे कंपोजिशन की, क्या क्या आए थे। आपने कहा जो एरियोलर टिश्यू है वो कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बना है और कुछ फाइबर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब सेल्स कौन कौन सी थी? फैट सेल्स थी, जिसे आप एडिपोसाइट्स कह रहे थे, और ये क्या था, लिपिड के सिक्रीशन के लिए, लिपिड के स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सेकेंड हमने बोला फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी, जो कि फाइबर का सिक्रीशन, फाइबर का श्रावण कर रही थी। तीसरा हमने कहा मास्ट सेल है, जो कि हिस्टामिन को रिलीज कर रही थी, और हिस्टामिन का कार्य कहाँ था, जो एलर्जिक रिएक्शन थे उनमें हिस्टामिन का फंक्शन था। आपने कहा कि इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये इम्यून सेल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। मैक्रोफेजेस हैं। आपने कहा कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जो जर्म्स होते हैं, जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट हमने प्लाज्मा सेल कहा। हमने कहा ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराते हैं। अब एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है? मैक्रोफेजेस किन जर्म सेल्स को खाती हैं? ये मास्ट सेल हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या फंक्शन है? इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। फाइबर्स में आपने कहा कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। आपने कहा कोलेजन फाइबर क्या करती है, ऊतकों को तन्यता करने शक्ति प्रदान करती है। इलास्टिन क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पर आपने कहा कि ये एक द्रव मैट्रिक्स है जो ऊतक की कोशिकाओं और तंतुओं को धारण करता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर। आपने कहा जो एरियोलर टिश्यू है उसके टाइप्स हमारे पास आते हैं, लिगामेंट, और यहाँ पर हमने टेंडन और लिगामेंट की बात की थी। सबसे पहले लिगामेंट को हमने याद किया था। हमने कहा लिगामेंट क्या होते हैं। हमने कहा लिगामेंट क्या होंगे, एक प्रकार का एरियोलर टिश्यू है जो दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। बीच में हमने इस प्रकार से BLB से इसे याद किया था, B4 बोन, L4 लिगामेंट एंड B4 बोन।
यानी कि दो बोन के बीच में क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बोन को बोन से। अब यहाँ पर आपने कहा एक बोन आपके पास ये आ रखी है और एक बोन आपके पास ये आई हुई है, बीच में आपने कहा इस बोन को इस बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, लिगामेंट यहाँ पर कर रहा है। ये आपको लिगामेंट दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, लिगामेंट है। इसी के साथ आपको टेंडन का फंक्शन भी बता रखा है। अब अभी आप लिगामेंट पे ध्यान देंगे। लिगामेंट आपको हल्के से पिंकिश कलर का यहाँ पे दिखाई दिया है। आपने कहा इस बोन को इस बोन से कनेक्ट कौन करेगा, आपने कहा लिगामेंट करेगा। पढ़ ले लिगामेंट के बारे में। हमने क्या बोला, लिगामेंट कनेक्ट्स टू बोन टुगेदर। लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को जोड़ता है आपस में। इट हैज इलास्टिसिटी दैट फैसिलिटेट द कनेक्शन। आपने क्या इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, लचीलापन होता है। द सेल्स ऑफ लिगामेंट्स हैव अ लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिगामेंट की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। अब ये तो हमने बात की लिगामेंट की। इसी के साथ टेंडोन में आपको बता रखा है। आपने कहा ये मसल्स है, ये मांसपेशी है और ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये मांसपेशी है। इस मांसपेशी को इस बोन से किसने कनेक्ट किया है, आपने कहा टेंडोन ने। इस बोन को इस मसल से जो कनेक्ट करने का काम किया है वो किसने किया है, टेंडोन ने किया। तो एक बार लिगामेंट को पढ़िए, उसके बाद हम टेंडोन को पढ़ेंगे, टेंडोन की क्या फंक्शन यहाँ पर आते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टेंडोन के बारे में। टेंडोन के बारे में हमें क्या बताया गया है, क्या पढ़ा हमने, हमने कहा टेंडोन, द टेंडोन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द बोन्स एंड मसल्स टुगेदर। दे हैव अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ। आपने दोनों में डिफरेंस क्या देखा, आपने कहा एक तो लिगामेंट क्या कर रहा है, दो बोन को कनेक्ट कर रहा है, ज्यादा वहाँ पे इलास्टिसिटी है, लचीलापन ज्यादा है। अगर हम टेंडोन की बात करें तो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं पाई जा रही है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये आपका लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। एडिपोज में आपको बताया गया है फैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। वसा हमारे शरीर में कहाँ जमा होती है, एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतकों में जमा होती है। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, वसा का संग्रह करना, वसा को क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट करना। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे और शरीर के अंगों के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है, ये हमने बात की है एडिपोज टिश्यू के बारे में। अब यहाँ तक की बात आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है यहाँ पर किसे, संयोजी ऊतक को, कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू आपने कंप्लीट कर लिया है। तीसरे प्रकार का जो टिश्यू आपके पास आता है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। अब आप बात करेंगे यहाँ पे मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार की जब मांसपेशियां आप पढ़ेंगे तो उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरे प्रकार का जो टिश्यू हमारे पास आएगा दैट इज मस्कुलर टिश्यू, जो आपके मसल्स होती हैं। जैसे कि जब हम बोन्स के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा बोन्स क्या कर रही हैं, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही हैं, यानी कि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक संरचना प्रदान कर रही है। उसके बाद जब बोन्स में क्या हुई, मांसपेशियां क्या हो जाती है, मांसपेशियां ऐड हो जाती हैं, बोन से मांसपेशियां अटैच हो जाती हैं। तो आप देखते हैं कि पूरी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी आपके सामने होती है, ठीक है। अब इन्हीं मांसपेशियों के बारे में हमें बात करनी कि जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, वो एक जैसी होती हैं या अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं तो किस प्रकार से होती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं मसल्स के। मसल्स के फंक्शंस अगर हम देखें, सबसे पहले हम मसल्स का जो फंक्शन पढ़ते हैं वो है मूवमेंट, यानी कि गति में। हमने पढ़ा कि जो यहाँ पर बोन्स है, बोन्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट यानी कि गति में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स पाए जाते हैं तो आपने कहा कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे ये जॉइंट है तो आपने कहा इसमें क्या होती है, मूवेबिलिटी होती है, यानी कि मूव हो सकते हैं। लेकिन बोन्स को मूव कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मसल्स जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो जॉइंट है वो खुद ही और पे उनमें मूवमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, मसल्स में कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन इनका नाम होता है। अब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे, जैसे कि हमने कहा एक मसल्स इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरी मसल्स इस प्रकार से हैं। अब ये रिलैक्स कंडीशन में है, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपने क्या देखा, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपने देखा
ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। आपने क्या कहा, पहले एरिया कितना था, इतना था, अब एरिया कितना हो गया है, इतना हो गया है। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि जो इतना एरिया था अब वो इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो मसल्स, एरिया किसका है, मसल्स का है। जो मसल्स इतने एरिया में पहले थी अब वो कम एरिया में आ गई है, इसका मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। इसका एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल्स हैं उनकी पोजीशन में चेंजेस आए हैं, उनके साइज में कोई चेंज नहीं आया है। मैंने कहा मसल्स ऐसे थी, अब मसल्स की में कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स ऐसे आ गई हैं, तो ऐसे क्या हुआ, मसल्स की पोजीशन में चेंज आया है, मसल्स के साइज में कोई चेंज नहीं आया है। इसीलिए आपसे कभी पूछा भी जाता है कि यहाँ पर जो मसल्स होती है जब वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उनमें किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, क्या उनके लोकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उनके साइज में चेंजेस आ रहे हैं, या उनके लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ना लेंथ में चेंज आया है, ना साइज में चेंज आया है, सिर्फ पोजीशन में चेंज आया है यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपने कहा मसल्स आप जो आपकी होती है वो बोन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मैंने कहा ये जो मसल्स है मेरी इस बोन से जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अब जो बोन है वो बोन को भी इस प्रकार से खींचेंगी। समझ रहे हैं आप लोग, हमने कहा जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब है मसल का जो साइज है वो कम हो गया है। ठीक है, मसल का साइज जब कम हुआ तो मसल सिकुड़ जाती है। जब मसल सिकुड़ेगी तो मसल से क्योंकि बोन भी अटैच है तो बोन भी इस प्रकार से क्या हो जाती है, बोन में भी मूवमेंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जो मसल्स है वो मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पढ़ लेते हैं आपको मसल्स के बारे में क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। ये आपके पास जो इमेज आती है, 3 प्रकार के मसल्स हमारे पास आते हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। लोकेशन कहाँ है, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है इट इज मेड अप ऑफ अ मसल फाइबर विच आर लॉन्ग सेल्स। आपने कहा ये मसल फाइबर से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, फाइबर से। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आता है यहाँ पर मूवमेंट का, जिसमें आप मसल्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। आप समझते हैं जो मसल्स होती हैं वो किस चीज से मिलकर के बने होते हैं। मसल्स फाइबर के डिटेल स्ट्रक्चर को आप देखते हैं और आप उसमें अलग अलग पार्ट्स को पढ़ते हैं। इसी में आप देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किस प्रकार से गति होती है मसल्स में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास आती है। लाइट बैंड और डार्क बैंड आपको देखने को वहां पर मिलते हैं, क्या होते हैं ये बैंड, ये सारी चीजें आप वहां पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इट अलाउ मूवमेंट इन अवर बॉडी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए। हाउ कैन मसल्स कॉज मूवमेंट, आपसे पूछा जाता है कि मसल्स कैसे मूवमेंट को कॉज कर सकती हैं। आपने कहा दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इनमें कुछ विशेष प्रोटीन होती है जिसे आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन जिनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है। ठीक है, दिस प्रोटीन कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, इन प्रोटीन में क्या होगा, संकुचन होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्स होंगे, और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको गति देखने को मिलती है। दे आर टू काइंड ऑफ muscles found in there are two kinds of muscles found in our body, voluntary muscles and involuntary muscles। आपने कहा कि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं या जो मसल्स पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। तो क्या क्या चीजें अभी तक आपने जनरल इंट्रोडक्शन में समझा है। आपने कहा मांसपेशी फाइबर से बना होता है जो लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो मांसपेशी होती है वो बहुत छोटे छोटे इस प्रकार से बनी होती है, देखिए जो मांसपेशी होती है उसके अंदर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, पूरे बंडल पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि फाइबर से बना होता है और लंबी कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से क्या होती हैं, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये हमारे शरीर में हलचल की अनुमति देते हैं, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी गति हो रही है तो उसकी अनुमति ये देते हैं। मांसपेशियों में गति कैसे, मांसपेशियां जो होती है वो कैसे गति उत्पन्न कर सकती है। आपने कहा इनमें विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या जो संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के कारण बनते हैं, का कारण बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा इसका कारण कौन है, यही प्रोटीन है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, स्वैच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां।
अब ये सारी कॉमन सी चीजें हैं। आपके पास जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। अब आपको शब्दों से कुछ कुछ पता चल रहा होगा। स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। ऐसी मसल्स जिनमें जो मूवमेंट हो रहा है, जो गति हो रही है, वो हमारी अपनी मर्जी से हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वैच्छिक। यहाँ पर क्या कहेंगे? मांसपेशी कहेंगे या स्वैच्छिक गति कहेंगे। वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे इस प्रकार की मांसपेशियों को, इस प्रकार के मसल्स को, और इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? वॉलेंट्री एक्शन कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरी टंग में या मेरे मुंह में जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे मूवमेंट है? आपने कहा वो ऐच्छिक है। ये क्या है? किस प्रकार का वॉलंटरी एक्शन है? यहाँ पर मैंने कहा मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, ये किस प्रकार का एक्शन है? मैंने कहा वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है मैं अपने हाथों को मूव करूँ, या मैं आपसे बात करते टाइम जो मेरी टंग में मूवमेंट हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं? अगर आपका मन नहीं है बात करने का, आप नहीं बात करेंगे। आपका मन है बात करने का, आप तब बात करेंगे। यानी कि आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहें अपनी टंग, अपनी जीभ की मूवमेंट को आप रोक सकते हैं, या अपने हाथों के मूवमेंट को आप रोक सकते हैं। आप जब चाहें इस मूवमेंट को आप फिर से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं, इसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन या स्वैच्छिक क्रियाएं हम कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार की मसल्स जिसमें हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन या स्वैच्छिक क्रियाएं पाए जाते हैं, इस प्रकार की मसल्स को हम कहते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियां या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। क्लियर है? अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनवॉलेंट्री। इस प्रकार की मांसपेशियां जिनमें ऐसी गति पाई जाती जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे इजी जो एग्जांपल है वो आपके हृदय का धड़कना है, आपकी पल्स रेट है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमारे हृदय का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम क्या करें, अपनी हार्ट बीट को कुछ टाइम के लिए रोक लें। ठीक है। या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हम ऐसा नहीं है कि उसे कुछ टाइम के लिए रोक लें। तो इस प्रकार की जो गति होती है, जैसे कि आपने कहा डाइजेशन, तो डाइजेशन की प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से रोक लें या अपनी मर्जी से स्टार्ट कर लें। इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के एक्शन या इस प्रकार की गति जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इस प्रकार की एक्शन को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं या अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और जिन मांसपेशियों में अनैच्छिक क्रियाएं या इनवॉलंटरी एक्शन पाए जाते हैं, उस प्रकार के मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक मांसपेशी या इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। क्लियर है? दोनों शब्दों में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तभी आप तीनों प्रकार के मसल्स को यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक बार पढ़िए। और हमने स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों की जो डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो मांसपेशी ऊतक होती हैं उनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स को पढ़े तो आपके पास यहाँ पर इमेजेस आ रखी हैं। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। देखिए, अब मसल्स को हमने अलग अलग प्रकार में कैसे डिवाइड किया, जैसे कि आपने एपिथेलियल टिश्यू के में पढ़ा था, जैसे आपने कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक में हमने पढ़ा था। हमने कहा था उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी बेसिस पे हमने क्या किया है? अलग अलग डिवाइड किया है। आपके पास 3 प्रकार की क्या आती है? मसल्स आती है, जिसमें कार्डियक मसल्स आपकी आती है, स्केलेटल मसल्स आती है एंड स्मूथ मसल्स आती हैं। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इनकी जो लोकेशन होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि कार्डियक मसल्स आपकी पाई जाती है हार्ट में। ठीक है। कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में पाए जाते हैं, आपके हृदय में पाई जाती है। अब आपने क्या बोला कि आपके हार्ट में होने वाली कोई भी जो मूवमेंट होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हमने 2 प्रकार की यहाँ पे क्रियाएं पढ़ी थी, 2 प्रकार के हमने एक्शन पढ़े थे, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन या ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हार्ट में किस प्रकार की क्रिया पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में जो क्रिया पाई जाती है वो है अनैच्छिक क्रिया। ठीक है। हमारे हार्ट में जो क्रिया पाई जाती है वो है अनैच्छिक क्रिया पाई जाती है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब समझिए, ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। देखिए, जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, वो क्या है? हमारे लिए नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए अनैच्छिक क्रिया कहा गया है। यानी कि हम अपनी इच्छा से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने कहा हमारे हार्ट में जो मूवमेंट होती है वो किस प्रकार की मूवमेंट है? आपने कहा इनवॉलेंट्री एक्शन है। इट मीन्स आप क्या समझे? आप इतना समझे कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो किस प्रकार की मसल्स होगी? आप कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी है।
अब अनैच्छिक मांसपेशी का आपको एग्जांपल क्या मिला, कार्डियक मसल मिला। कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती हैं, आपने कहा कार्डियक मसल्स पाई जाती है आपके हार्ट में। अगर आपने डायग्राम देखा तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने कहा कि डायग्राम किस प्रकार के हैं, ये आपको ब्रांच दिख रही हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, अलग अलग ब्रांचेस यानी कि शाखाएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं। सेकेंड टाइप की जो मसल्स हमारे पास आती है वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो आपकी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं गति के लिए, जैसे कि चलने फिरने के लिए। जैसे कि मैंने कहा मेरे हाथों में जो मूवमेंट हो रहा है, आप चल रहे हैं, इस प्रकार की जो मसल्स होती है, ये जो मसल्स होती हैं ये किससे अटैच होती है, हमारी बोन से अटैच होती हैं। बोन से अटैच है तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होते हैं, मूवमेंट यानी कि गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गति के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन किस प्रकार की गति हो रही है, आपने पढ़ा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी टंग में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मेरे हाथों में मूवमेंट हो रहा है, इसे हम मूवमेंट कह रहे हैं। मूवमेंट में मेरी बॉडी में गति, मेरी बॉडी में हलचल तो हुई है, मेरी बॉडी में क्या हुई है, यहाँ पर आपने कहा मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी की जो पोजीशन है वो एक ही जगह पे है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। अगर हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन में हमेशा बात होती है कि आपकी बॉडी की जो स्थिति है वो चेंज हो गई। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी थी, अब मैं आपसे बात करते करते यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी जो बॉडी की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। इट मीन्स यहाँ पर लोकोमोशन हुआ है। आपने कहा यहाँ पर मूवमेंट है तो यहाँ पर आपको लोकोमोशन देखने को मिलेगा। लोकोमोशन हो रहा है तो हमने कहा मेरी मर्जी से हुआ, मेरी इच्छा से हुआ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे चल रही हूँ तो मैंने कहा ये मैं अपनी इच्छा से चल रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। ठीक है, मैं रुक गई, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। तो ये सारी जो मूवमेंट हो रही है वो मेरी इच्छा से हो रही है। तो हमने कहा स्केलेटल मसल्स जो हमारी होती हैं वो किस प्रकार की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां। इस प्रकार की मांसपेशियां जिनमें जो गति होती है वो यहाँ पर किसके द्वारा होती है, हमारी इच्छा के द्वारा होती है। हम चाहें तो उस गति को स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, हम चाहें तो उस गति को रोक लें। क्लियर है। तीसरे प्रकार की जो मसल्स हमारे पास आते हैं वो है स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स आपकी पाई जाती हैं वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, स्मूथ ऑर्गन है, वहां पर पाई जाती है। जैसे कि आपने कहा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, आपका जो पाचन तंत्र है, वहां पर पाए जाने वाले जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो किस प्रकार के स्मूथ मसल्स है। अब मैंने कहा कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें या पाचन तंत्र की हम बात करें, क्या इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में होता है, क्या हम ऐसा करते हैं कि अपनी इच्छा से हम डाइजेशन को शुरू कर दें या डाइजेशन को बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नेचुरली चलती रहती है। तो इससे हम क्या समझे, जो स्मूथ मसल्स होंगे वो किस प्रकार के मसल्स है, अनैच्छिक मांसपेशी है यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स है। ठीक है, अब आप इन तीनों में क्या समझे, ये इनवॉलंटरी है यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी है, ये भी इनवॉलंटरी है यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी है। तो आपने कहा कार्डियक मसल्स कैसी है, अनैच्छिक मांसपेशी है। स्मूथ मसल्स कैसी, अनैच्छिक मांसपेशी है। और स्केलेटल मसल्स कैसी, आपने कहा ऐच्छिक मांसपेशी है। तीनों में, तीनों क्या कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तीनों में मूवमेंट किस प्रकार का है ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने बात की है यहाँ पर मसल्स को हमने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा हम तीनों मसल्स को पढ़ेंगे, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी हमने अभी तक की चीजें समझी हैं वो एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।